बड़ी मुश्किल से मैंने साइकिलिंग का कट ऑफ क्लियर किया 10 मिनट पहले। रनिंग करके मैंने उसको 5-10 में कंप्लीट कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा मैंने कर ली, बाद में मुझे मैसेज आता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए 2 मिनट से। आजकल हमने एक चीज क्या देखी कि बच्चों का जो थिंकिंग स्पैन है ना वो कम हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मेरे दोनों नी में पेन था रनिंग के पहले। बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मतलब आप रनिंग करोगे तो आप मतलब आपके घुटने खराब हो जाएंगे, जबकि मेरे साथ उल्टा हुआ। जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो उसके 4-6 महीने बाद मेरे नी बहुत अच्छे हो गए एकदम। Welcome to the show, MS Chauhan sir. Thank you for having coming to the show and agreeing थैंक to यू, do this. थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो आपका ये शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके इतने बिजी स्केड्यूल से, जिसमें आप हजारों स्टूडेंट्स को आपके वाइब्रेंट एकेडमी कोटा में पढ़ाते हैं, रोज इतने सारे लोगों को आप आईआईटी की कोचिंग दे रहे हैं, प्लस आप खुद आयरनमैन ट्रेनिंग कर रहे हैं, और साथ में 75 हार्ड चैलेंज आप अभी इस वक्त कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बहुत सारे सवाल है आज, एंड हमारी ऑडियंस यूजुअली दे टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, आयरनमैन, मैराथन, एंड आपने आई एम श्योर कुछ एपिसोड्स देखे हैं हमारे। तो बट सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है वो मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा अबाउट 75 हार्ड चैलेंज। सो व्हाट इज दिस 75 हार्ड चैलेंज एंड व्हाई डिड यू टेक इट अप एंड हाउ आर यू गोइंग अबाउट इट? बेसिकली 75 हार्ड डे चैलेंज मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देखे थे, तो वहां से मुझे पता चला कि इट इज ए ट्रेंडिंग एंड इट इज चैलेंजिंग। ट्रेंडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक जगह देखा था कि ओनली 1% ऑफ द पीपल कैन डू इट। तो मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट करता है कि अच्छा कम लोग कर सकते हैं इसको। तो फिर मैंने पढ़ा इसका थोड़ा सा कि भाई क्या क्या होता है, कि भाई 2 बार वर्कआउट करने होते हैं, भाई मॉर्निंग और इवनिंग में आपको 2 बार वर्कआउट करना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको एक नॉन फिक्शन बुक पढ़नी है, आपको 4 लीटर पानी पीना है, और प्लस आपको सेल्फी लेनी है रोज। तो मैंने देखा इनमें ज्यादातर काम तो मैं कर ही रहा हूँ, है ना। और तो मुझे लगा वो 1% जो था ना वो चैलेंजिंग था, तो मैं चलो इसको ट्राई करते हैं। और फिर मैंने वो अंकित जो है, अंकित बयानपुरिया, उनका इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देखा, तो उनसे भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो मैंने कहा यार वो बंदे जो गांव में रह के इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, हम भी तो कर सकते हैं उसको। और उससे भी इम्पोर्टेंट टीचर जो होता है ना वो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे हमसे बहुत सारी चीजें और भी सीखते हैं। तो वो मैं तभी बता पाऊंगा ना जब मैं खुद उस प्रोसेस से गुजरूंगा एक बार। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि बच्चों को सिर्फ आईआईटी के लिए ट्रेनिंग नहीं देना है। तो जस्ट एग्जांपल, जैसे मैं बच्चों को लास्ट डे है ना एक कसम दिलवाता हूँ कि आपको जिंदगी में एक हाफ मैराथन जरूर दौड़नी है, यही मेरी गुरु यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैसेज आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वॉशिंगटन में कोई रेस हुई थी, तो वहां पे गूगल में जो बच्चे काम करते हैं उनका मैसेज कि सर मैंने कर लिया है, वो अपनी फोटो शेयर करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वाह वाह वाह। तो आपके लिए आई थिंक व्हाट आई हैव रेड इज कि हर किसी का 75 हार्ड चैलेंज एक मीनिंग रखता है, तो हर किसी के लिए उसका एक तत्व होता है, कुछ मीनिंग होता है। तो आपके लिए ये है कि आप अगर अपने स्टूडेंट्स को जो आईआईटी और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, इज इट? हाँ, उनके लिए मैं बेसिकली बच्चों को ही बताना चाहता हूँ कि यार मतलब लाइफ में बहुत सारे मतलब चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, और वो अपने को करना है। आईआईटी वन ऑफ द चैलेंज है, आईएम है, आईएएस है, आयरनमैन है, ये सब चैलेंजेस है। तो ये हमको करना है, इनसे वो नहीं क्या रिजल्ट आएगा वो सेकेंडरी है, लेकिन हम अपने एफर्ट अच्छे से लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं उनको ये एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि यार मेरी एज 47, 48 में चल रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं 48 ईयर का आदमी ये सब कर सकता हूँ, है ना। तो तुम तो अभी यंग एज में हो, इतनी एनर्जी है, इतना तुम्हारा मतलब पॉजिटिव माइंडसेट है, तो जीवन में बहुत सारी चीजें आगे भी की जा सकती है। यानी मेरा फोकस है उनको पॉजिटिव रखना टुवर्ड कमिंग लाइफ। वो उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ बच्चों के बारे में। अमेजिंग इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लास्ट 20 ईयर से बहुत सारे लोगों के साथ कोचिंग कर रहे हैं। आपकी एकेडमी ने और आपने मिलके मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को आज तक कोचिंग दी है, ट्रेनिंग दी है, और उसमें से कुछ 15,000 से ज्यादा लोग आज आईआईटी भी कर चुके हैं। तो आप इतने साल कैसे सस्टेन किए, एंड व्हाट वाज दैट इनिशिएटिव, व्हाट वाज दैट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस? इनिशियली ईयर में कोटा में क्या होता था कि शुरू में टीचर्स बहुत कम थे, है ना, और बच्चे भी ज्यादा होते थे, मतलब हमारे पास वर्कलोड ज्यादा होता था। तो शुरू में मतलब मैं 2003 से लगाकर 2010-11 तक तो मेरी लाइफ कैसे निकली मुझे पता ही नहीं है। 7-8 साल बस सुबह पढ़ाओ शाम को पढ़ाओ,
बच्चों का कोर्स करवाओ, और बहुत सारे बच्चे फिर आगे जाके यूनिकॉर्न बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, उन सबको मैं देखता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाद में 11 में मेरा वेट कंटिन्यूस बढ़ता गया। मेरा पहले वेट था 71-72 केजी, और मेरी 6 फीट हाइट है, 6 फीट 1 इंच हाइट है मेरी। तो मेरा वेट बढ़ते हुए 100 को क्रॉस हो गया। तो मेरा छोटा ब्रदर डॉक्टर है, तो जब हम घर पे मिलते हैं, होम टाउन जोधपुर में मिलते हैं, तो वो मेरे को मजाक मजाक में बोलता था कि भाई एक काम कर, तू है ना अगले जब दिवाली या होली पे फिर आएगा ना, तो 2 टैबलेट खरीद लेना। मैं कौन सी 2 टैबलेट? कि एक हाई बीपी की और एक शुगर की, बस ये आने ही वाला है। वाओ। तो फिर मेरी, तब आपकी एज रही होगी कुछ 37-38? हाँ मतलब 12 साल पहले, हाँ 34-35 रही होगी, 34-35। ओके ओके। हाँ, तो उस समय मेरा मतलब फिजिकली मैं बिल्कुल इनएक्टिव हो गया। तो फिर क्या गया कि यहाँ मैं कोटा में, उस समय मैं बंसल क्लासेस में पढ़ाता था, तो बंसल क्लासेस के बाहर एक गार्डन, मतलब क्लासेस के जस्ट बाहर एक गार्डन था। तो क्या बच्चे बहुत रहते हैं कोटा में ना, कोटा एकदम मतलब बच्चे ही बच्चे दिखेंगे आपको। तो आप वॉक करने किस समय जाओ, तो शाम को 8 साढ़े 8 बजे मेरी क्लास खत्म होती थी, फिर मैं खाना वाना खाता, और 9:30-10 बज जाते। मैं रात को 11 बजे अकेला उस पार्क में होता था, अकेला उस पार्क में वॉक करता था। तो वहां मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, तो फिर समझ में आया यार वॉक से ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो फिर पता चला सुबह जल्दी उठ के वॉक करना चाहिए। तो मेरी वाइफ जल्दी उठ के योगा वगैरह करती थी, उसको देख के मैं सोचता था यार ये जल्दी उठ जाती है, मैं तो सोता ही रहता हूँ। और फिर कुछ मेरे को यहाँ विज्ञान नगर कोटा में जगह है, वहाँ कुछ फ्रेंड्स मिल गए, उनके साथ में जल्दी उठ के फिर मैं वॉक करने लगा। तो वॉक करते करते फिर पता चला कि यार वॉक से आगे नेक्स्ट स्टेप जिम होता है, जिम करने से थोड़ी बॉडी अच्छी बनती है। फिर वो मूवीज वगैरह भी देख ली, सिंघम वगैरह मूवीज आई, तो फिर वो जिम चले गए, तो जिम में एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। लेकिन वो शुरू में होता है ना, वेट फोकस वेट पे रहता है शुरू में कि यार कैसे वेट कम हो जाए बस। फिर समझ में आया यार वेट से भी इंपॉर्टेंट मसल मास वगैरह है। तो वहां फिर जिम में एक्सरसाइज करे, कभी वेट कम होता ही नहीं था, वो 2-4 किलो। लोगों को लगता था कि ज्यादा कम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है ना, मस्कुलर बॉडी होती है, लेकिन वेट ज्यादा कम नहीं हो रहा था। तो फिर वेट कम करने के 1-2 साल तो उस प्रोसेस में लगा रहा मैं। फिर मैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो 7-8 घंटे यहाँ भी मेरे को टाइम देना पड़ता है। फिर मेरे को पता चला कि यार स्विमिंग करनी चाहिए। तो मैं शाम को गवर्नमेंट के पूल में स्विमिंग करने जाता था, 40 मिनट का एक सेशन स्विमिंग का। फिर 2016 में यहाँ पे कोटा में एक इनसेप रनिंग क्लब है, अजय शेट्टी सर चलाते हैं उसको, और ही इज ए वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी फेमस एथलीट। तो उनका क्लब के बारे में पता चला। तो मैं पहले दिन उनके क्लब में गया, और संडे लॉन्ग रनिंग होती है, मतलब उस समय मेरा वेट रहा होगा 96 केजी करीब। तो फर्स्ट डे मैं 10 किलोमीटर दौड़ा, मतलब नॉन स्टॉप 10 किलोमीटर। मैं इसके पहले जिंदगी में कभी भी 4 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा था। तो उनसे फिर मेरे वो रनिंग गुरु हैं, तो उनसे मेरे को समझ में आया कि यार रनिंग तो हमारे अंदर इनबिल्ट है। हमारे पूर्वज जो हजारों साल पहले पहाड़ों में दौड़ दौड़ के शिकार करते थे, खाना लाते थे, वो तो इनबिल्ट है। तो वहां से मेरे को रनिंग के बारे में पता चला। फिर मेरे को पता चला कि यार मैराथन होती है। तो 2016 में फिर मैंने मैराथन दौड़ी, दिल्ली वाली। और वो जो फीलिंग थी ना, कि मैंने 2 घंटे 37 मिनट में कंप्लीट किया, लेकिन वो जो फीलिंग आई ना मैराथन में, जो कंप्लीट करने के बाद वो मेडल पहनाते हैं, तो वो एकदम ऐसे फीलिंग आती है जैसे आपकी शादी के समय वरमाला पहनाते हैं ना आपको। तो फिर मैं वहां से हाफ मैराथन मैंने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद मुझे पता, फिर मैंने, मेरी वाइफ जो है ना मेरे से जल्दी, वो रोज 4 बजे उठती है, तो मुझे लगा मैंने, हाँ वो उठ के योगा वगैरह करती है, तो मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट किया मैं कि अपन साथ में ही करते हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड तो फ्रेंड है, लेकिन वाइफ तो उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे घर में क्या डिस्कशन, आपने यहाँ पे सारे ब्राउनी पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स जीत लिए। हाँ। फिर हमने क्या किया, तैयारी की वापस। फिर मैंने नेक्स्ट 2017 में मुंबई मैराथन दौड़ी, मुंबई डायरेक्ट, है ना, मतलब। और उस समय मेरा वेट बहुत ज्यादा था, तो मेरे पाँव के नाखून वगैरह निकल गए सब। लेकिन वो इतना, मैंने बहुत टाइम लिया, शायद 5 घंटे 50 मिनट में कुछ किया। लेकिन वो जो चैलेंज था ना उसको करने का, कि वो होता ना 24 किलोमीटर के बाद वो दादर से निकलते हैं, फिर लास्ट में एकदम 8-10 किलोमीटर जो एकदम ह्यूमिडिटी हो जाती है। और तो वो नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड डेवलप हुआ ना मेरा वहां से, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया उस दिन। मैंने कहा यार मैं बहुत और अच्छा कर सकता हूँ। फिर मेरे और मेरी वाइफ ने प्लान बनाया कि यार हम इस साल हर महीने मैराथन दौड़ेंगे। तो फिर उसके बाद हम उसके 2 महीने बाद भी रोम मैराथन होती है, रोम की मैराथन बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैंने 2 महीने बाद रोम मैराथन दौड़ी, वो भी बहुत शानदार, मतलब वेटिकन सिटी के अंदर से जाती है, तो बहुत मजा आया।
फिर हम दोनों ने प्लान स्टार्ट किया, फिर हम एम्स्टर्डम मैराथन दौड़ने गए। एम्स्टर्डम में मैराथन दौड़ी, फिर हमने 7 महीने लगातार हाफ या फुल मैराथन दौड़ी। तो हमको वहां भी एक अवार्ड मिला था उस समय कि भाई एक कपल जो 7 महीने तक हर महीने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसका निशान सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो मेरे घर पे हुआ ना, हम लोगों का 80-90% डिस्कशन अब हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, फ्यूचर ट्रायथलॉन, आयरन मैन, मैराथन, इस पे होता है। 10% डिस्कशन बाकी चीजों में होता है। मतलब स्ट्रेस जो होता है ना लाइफ का, वो बहुत कम हो गया, एकदम कम हो गया। कम हो गया। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। आई थिंक मेरे को आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि किसी ने आपको इंस्पायर किया जब आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया पहली बार। और मैंने देखा है, जैसे आप, आई एम श्योर आप अपनी क्लासेस में भी बोलते हैं कि जो यू बिकम द बेस्ट एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग आउट विद। जो जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिस चीज पे आप डिस्कशन करते हो, आई थिंक आप वैसे ही बनते जाते हो। और हर किसी को आप हो सकता है कि एक एक्सपर्ट हो गए एक पर्टिकुलर फील्ड में, बट जो दूसरी फील्ड में कोई और हो सकता है एक्सपर्ट। बट अगर आप अपने आप को एक नमन करो और एक बार सबमिट टू द प्रोसेस कर लो और किसी से इंस्पायर हो जाओ ना, तो आई थिंक वो आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जर्नी से जो ऑलमोस्ट ओबीस और डायबिटिक, प्री डायबिटिक की स्टेज पे आने के बाद और हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, फुल टाइम जॉब, फैमिली सब करने के बाद, और बहुत ही लेट, मैं तो इसको लेट ही बोलूंगा, आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे कि अगर 35-36 साल की उम्र में शुरू किया रादर देन 22, 23, 24 या 20 या उससे भी पहले अगर आप शुरू कर सकते हो, तो आपकी लाइफ एक्चुअली बहुत ही अलग और भी अलग हो सकती है। और निशांत, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे दोनों नी में पेन था रनिंग के पहले। तो जब मैं पहले नी कैप लगा के रनिंग करता था, मेरी स्टार्टिंग के फोटोग्राफ्स जो देखोगे तो आप नी कैप लगे हुए, मेरे मुंबई मैराथन, दिल्ली मैराथन। बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मतलब आप रनिंग करोगे तो आप मतलब आपके घुटने खराब हो जाएंगे, जबकि मेरे साथ उल्टा हुआ। जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो उसके 4-6 महीने बाद मेरे नी बहुत अच्छे हो गए एकदम। फिर मुझे कहीं मैंने पढ़ा था कि मोशन इज द लोशन, कि जनरली लोग क्या होते हैं कि जिनके नी पेन वगैरह होते हैं ना, वो आराम करने लगते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है। आप उसको जॉइंट को मूवमेंट नहीं दोगे तो हल्की जो रनिंग होती है, लाइट जो रनिंग होती है, वो आप भी बेटर समझते हैं उसको, वो उल्टा, क्योंकि आपका वेट को भी वो कंपनसेट करती है, नी को भी स्ट्रेंथन करती है। तो एक्टिव रहने के लिए बहुत जरूरी है वो। Excellent. Motion is the lotion. I think that should be the mantra for everyone who's looking to get into any kind of fitness. Especially running एक ऐसी चीज है ना, मैं खुद आपको पता है, ये स्टोरी हमने शायद डिस्कस भी की थी। जब मैं 2005 में 12th क्लास से पास आउट हो रहा था, तो आई वाज ओबीस कैटेगरी 2। मेरा वजन था 113 किलो और मेरी हाइट तब 16-17 का था। तब मेरी हाइट भी कुछ 5'7" थी। अभी मेरी हाइट 6'2" है। बट रनिंग करनी शुरू करी और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आप काफी सारी रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हो, वेट हाई होता है तो दर्दें होंगी, कुछ ना कुछ छोटा निगल्स एंड ऑल यू विल ऑलवेज फील। बट नाउ इट्स बिन टचवुड 18-19 years सिंस आई बीन रनिंग एंड द लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट। व्हाट यू सेड ना कि आपका एक तो स्ट्रेस नहीं लेते हो, जो जहां का स्ट्रेस है कितना भी हो, ट्रैवल का, ऑफिस का, दुनियादारी का, फाइनेंस का, सबका, वो 1 घंटे में निकल ही जाता है सारा कुछ। 1 घंटा भाग के और सारा कुछ खत्म, लाइफ का स्ट्रेस एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे वो रनिंग वाले सर बताते हैं कि शायद 4 किलोमीटर रन करने के बाद पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। तो शायद साइंटिफिक स्टडी है। मतलब सिंपल ऐसा होता है ना, एक सिंपल जब हस्बैंड वाइफ है ना, मान लो आप किसी बात पे, आप घर में झगड़े हो गए, एक एग्जांपल है ना, आप दोनों रनिंग पे चले जाओ, तो जब आप 5-6 किलोमीटर दौड़ लोगे तो आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे सारे। तो ये वाला एपिसोड आई थिंक हमें सारे हस्बैंड वाइफ और कपल्स को भी भेजना चाहिए कि भाई ये थेरेपी है, ये कपल्स थेरेपी है, रादर देन गिफ्टिंग और वो सारी चीजों में इतना बिलीव मत कीजिए। हाँ, रनिंग में कीजिए, रनिंग में कीजिए, उससे रिलेशन भी स्ट्रांग हो जाएंगे एकदम। ओके, सो एमएस चौहान सर, अब I would want to ask a new question which is relevant to the audience that you teach. आपकी audience 14, 15, 16, 17, 18, 20 मैक्सिमम आई थिंक 16-18 साल तक की एज ग्रुप के होते हैं। आज के टाइम में, इस जमाने में 2023-24 में
दुनिया के सारे कंफर्ट्स फोन के थ्रू मिल जाते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ पढ़ाई हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको मेडिकल कोई टिप्स चाहिए, चाहे आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, और सारा कुछ लेटे लेटे बैठे बैठे मिल जाता है। सो इससे क्या हो रहा है ना कि जनरेशन हमारी, उनकी भी जनरेशन, हमारी भी, और इसके पुरानी जनरेशन भी, हर कोई थोड़ा सा लथार्जिक और लेजी बनता जा रहा है। सो द क्वेश्चन इज कि द यूथ ऑफ टुडे इज बिकमिंग सॉफ्टर एंड दे want everything instantly, and that is definitely going to make and build a psychology which is about comfort and safety, which because in the future 10-15 साल के बाद ये जो लीडर बनेंगे, ये सॉफ्ट लीडर्स बनेंगे, तो इस चीज से इंडिया पे काफी इफेक्ट हो सकता है अभी, सो दैट बिकॉज वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट? What do you think should be done differently for this generation who's becoming soft, who's becoming lazy, who's becoming dependent on technology? What can be done differently from your perspective? टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि मतलब जैसा होता है ना कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो कई बार मतलब बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, नो डाउट। स्पेशली आजकल हमने एक चीज क्या देखी है कि बच्चों का जो थिंकिंग स्पैन है ना वो कम हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो जैसे स्पेशली आईआईटी वगैरह की जो पढ़ाई है इसमें क्या कि जैसे 90 मिनट का लेक्चर होता है तो 90 मिनट आपको फोकस रह के पढ़ना है। तो अभी जो जनरेशन में ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी लेटेस्टली आईआईटी और नीट ने अपना कोर्स भी कम किया है ना, कोर्स कंटेंट कोरोना के बाद पहली बार, अभी 2 दिन पहले ही कम हुआ है। तो मतलब वो जो फोकस है ना वो बच्चे में नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल यूज कर रहा है। अगर आप मोबाइल उससे पूरा ले लोगे तो टेक्नोलॉजी जो यूजफुल भी बहुत है वो, है ना। आपने मोबाइल उससे ले लिया, आपने उसको बिल्कुल बैन कर दिया, तो जिस दिन उसके हाथ में आएगा ना फिर वो ओवर यूज होगा, है ना। तो मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल उसको रेस्ट्रिक्ट मत करो, बस आप एक काम करो, आप उसको उसकी जगह से मूव करवाओ बच्चे को सारे दिन घर में मत रहने दो। आप बच्चे के साथ बाहर जाओ। पेरेंट्स कैसे होते हैं जनरली, हम कहते हैं यार तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम लेट जाओ, तुम पढ़ाई करो, तुम ये मत करो, वो मत करो, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन होता है अपना, है ना। हम उनके साथ करते नहीं है, जबकि करना क्या है, आपको बोलना है कि भाई अभी घर में सारे डिवाइसेस बंद हैं, अभी आधा घंटा सबको बाहर चलना है, ठीक है ना। किसी को खेलना है तो खेले, वॉक करना है तो करे, कुछ भी करे, लेकिन एक जब आप जगह चेंज करते हो ना, जैसे आप ग्राउंड में चले गए, बेस्ट तो है कि आप ग्राउंड में चले जाएं उस बच्चे के साथ, तो आप देखना कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी है ना थोड़ी सी चेंज होती है। वो सराउंडिंग में जाता है ना, नेचर में जाता है, तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी चेंज होती है। वो वापस आके उस इंटरनेट को या उस मोबाइल को यूज करने की टेंडेंसी कम करेगा। आपको उसको बार बार ले जाना होगा। अगर आपने उसको उसी जगह पे रखा तो वो तो फिर कंटिन्यूस उसके यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम चलते ही रहेंगे। उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे के साथ, करनी पड़ेगी। ओके, बट डू यू थिंक एक धीरे धीरे फिजिकल फिटनेस और हेल्थ की शायद बातें ज्यादा हो रही हैं, या टिप्स एंड ट्रिक्स ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं, और फिजिकली एक्चुअली मासेस मूव नहीं कर रहे हैं जैसे पहले होता था कि अब तो टीवी में भी आपके पास 500 चैनल्स हैं, ओटीटी में 100 ओटीटीज हैं आपके वक्त, और फोन हाथ में है 24 आवर्स। एक टीवी भी आपके हाथ में है, फोन भी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। तो डू यू एट्रीब्यूट दिस टू लेस स्पोर्ट्स एंड लेस फिजिकल फिटनेस एंड स्वेटिंग एंड ऑल? इज देयर अ वे जहां पे ये बिजी रहने के बावजूद भी फिटनेस में ध्यान दे सकते हैं? मैं बिल्कुल दे सकते हैं। मैं मतलब बच्चों को जो मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे बच्चों को क्लास में जो मैं चीज बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि यार रोज अपने को एक बार ये जरूर करना है। ये करने का मतलब एक बार अपने को पसीना जरूर बहाना है। अब वो कैसे बहाना है, क्योंकि बच्चे जो 16, 17, 18 एज ग्रुप के उनको खेलना बहुत पसंद है ना। तो मतलब बेसिकली अपन बच्चों को ये बोलते हैं यार तुम्हें जो पसंद है वो खेलो। क्या होता है, बच्चे 10th तक खेलते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माहौल में आते एकदम से छोड़ देते हैं। आप उसका टाइम फिक्स कर लो, 40-45 मिनट आपको लॉन टेनिस खेलना है, आपको बैडमिंटन खेलना है, आपको कुछ भी खेलना है, आप खेलो। मैंने एक चीज देखी कि जो बच्चा खेलता है ना उसको ये सब नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन, ये सब काम नहीं करते हैं उसके, क्योंकि जब वो खेलता है तो लड़ता है, वो लड़ना सीख जाता है, कॉम्पीट करना सीख जाता है, वो सारी चीजें सीख जाता है। तो सिर्फ पेरेंट्स इस एंगल से नहीं सोचे कि वो खेल रहा है, वो खेल नहीं रहा है, वो इस कम्युनिटी में रहना भी सीख रहा है, साथ में बहुत सारी चीजें सीख रहा है। जैसे जो हमने सीखी, तो वो हार्डशिप भी सीखता है, गिरता भी है, गिर के उठता भी है, बहुत सारी चीजें सीखता है। तो इसलिए मतलब खेल जो है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है। exactly. वो बच्चे में तो होना ही चाहिए। एग्जैक्टली काफी पेरेंट्स इवन यंगस्टर्स भी ये नहीं समझ पाते हैं, या फिर अगर समझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि स्पोर्ट्स से आपकी कमरेडरी आती है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे आपने बताया। एक तो होता है कि दोस्ती वाली भाव भी आएगा और कंपटीशन वाला भाव भी आएगा,
और इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन एक दूसरे से, कितनी सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो टीम स्पोर्ट्स हैं, उसमें आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हो, आप फिजिकल फिटनेस पे इतना ध्यान देते हो, स्ट्रेस वगैरह बॉडी का निकल जाता है। जो आजकल यंग एज या टीनेज ओबेसिटी या फिर चाइल्डहुड ओबेसिटी स्टार्ट हो गई है, आई थिंक दैट इज द ओनली वे यू कैन काउंटर दैट इज थ्रू अ रेजिमेन ऑफ रेगुलर वर्कआउट्स, रेगुलर नॉट वर्कआउट। वन ऑफ थिंग टू ऑफ थिंग, बट कुछ ना कुछ गोल सेट कर दो और फिर आई थिंक लगे रहो, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बिकम अ मोर कम्पिटिटिव पर्सन देन जस्ट बीइंग अ बुकी नर्ड दैट वे, राइट? मतलब आप मतलब जैसे मैं अपने घर में क्या करता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, है ना, ठीक है ना, 2 डॉटर है, एक सन है। मैं उनको घर जाते ही रोज ये बोलता हूँ तुम खेलने गए या नहीं गए। मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है। तो मैं उनसे कभी पढ़ाई के बारे में बात नहीं करता हूँ, पढ़ाई के बारे में बात 10-15 दिन में एक बार करता हूँ, है ना। तो मैंने देखा था अगर वो खेल रहा है ना तो बाकी चीजें वो सब ऑटोमेटिक, खेल में दोस्तों को भी देखेगा, यार ये पढ़ रहा है, वो कर रहा है, वो सब चीजें करने लगता है। हमें खेल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है, ग्राउंड में बच्चे को जरूर ले जाना है, खेल में भी ग्राउंड में ले जाना है उसको, तो फिर आप देखो क्या चेंज आता है उस बच्चे की पर्सनैलिटी में। एक्सीलेंट। ठीक है, तो सर मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है कि आज के टाइम में ना एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है कि इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ तो यू शुड वर्क फॉर एटलीस्ट 70 आवर्स अ वीक। बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस, इन्होंने भी, नारायण मूर्ति ने जी ने भी कहा था कि 70 आवर्स काम करना चाहिए। उसके बाद भावेश अग्रवाल ने भी उस पर अग्री किया, और बहुत सारे इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स अग्री करते हैं कि टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ you have to work hard and you have to work for 70 hours, 80 hours, whatever that number is. And you have personally been responsible for 50,000 students ka education some way or the other. Do you feel hard work is the only way to become successful in life, or there has to be a good combination of hard work, smart work? What are your thoughts around this controversy? पहले तो मैं बता दूं, ये भावेश अग्रवाल मेरा स्टूडेंट है, अभी आपने नाम लिया ना जिसका। वाह, तो उसमें उनको ये है tag कर कि दीजिएगा। जी हाँ, तो उसमें एक चीज ये है कि जो 10 घंटे वाला वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, इससे मैं थोड़ा एग्री कम करता हूँ बेसिकली, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक वर्क में पूरे दिन लगे रहेंगे ना, तो आने वाली जो चीजें हैं उसमें आपको थॉट देना होता है, थोड़ा दिमाग को खाली रखना पड़ता है। अगर आपने 10 घंटे काम में लगाया तो करंट वर्क जो चल रहा है हो सकता है उसकी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप जो आपको उठाना है ना वो आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसके बाद अपना बॉडी भी उस हिसाब से, अपने को रेस्ट भी चाहिए, बाकी चीजें भी है। तो मतलब एक वो मशीन टाइप होगी जो अपग्रेड नहीं होगी, है ना। ये चीज है। तो मेरा ये मानना है कि उसको थोड़ा सा कम किया जाए, है ना। थोड़ा मतलब आगे के जो अपने चीजें करनी है, सेल्फ थिंकिंग के लिए थोड़ा सोचें अपन कि यार आज मैं ये कर रहा हूँ, इसमें मैं 7 घंटे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 1 घंटा वो भी करना है जो आने वाले 2-3 साल बाद होगा, है ना। करेक्ट। हाँ, तो मतलब थोड़ा फ्यूचर को सोचते हुए वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए करेंगे तो ज्यादा बेटर अपन कर पाएंगे, है ना। दूसरा एक और चीज होती है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो आज जो मैं काम कर रहा हूँ 6 महीने बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसको इंटीग्रेट करने से मैं और एफिशिएंटली कर लूंगा। तो वो चीजें मेरे को आगे की सोचनी है ना कंटिन्यूअस, तो वो अपग्रेडेशन जो चाहिए ना, वो फिर 10 घंटे वर्किंग से नहीं आ पाएगा। करेक्ट करेक्ट। सो व्हाट आई एम हियरिंग इज कि आपको टाइम के साथ एक तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, चाहे वो क्रिएटिव परस्यूट्स हो, इनोवेशन के ऊपर हो, और वो तभी आप कर पाओगे जब आप अपने दिमाग को एक्चुअली थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस दोगे, बैठोगे, सोचोगे, मे बी आई थिंक वॉक करने जाओगे, काफी सारे थॉट्स उस वक्त भी क्रिएटिव जूसेस फ्लो होते हैं। और दूसरा चीज आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप बाय डिफॉल्ट एफिशिएंट भी होते जा रहे हो। जो चीजें पहले हम चाहे फाइनेंस में बही खाता हाथ से लिखते थे, उसके बाद एक्सेल आ गए थे, फिर टैली आ गया था, फिर बहुत सारे अब सॉफ्टवेयर हैं जिसको स्कैन करते ही ऑटोमेटिकली सारी चीजें अकाउंट्स बन जाता है। तो व्हाई नॉट यूज टेक्नोलॉजी टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड नॉट जस्ट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स। करेक्ट। वो जैसे हमारे टीचिंग में भी तो हो रहा है। टीचिंग में जैसे क्या होता था कि पहले हम लोग ट्रेडिशनली बिल्कुल बोर्ड ला के मतलब और कुछ नहीं करते थे, आजकल हम लोग टेस्टिंग ऑनलाइन कर दी हमने बच्चों की, है ना। क्लासेस तो वो ट्रेडिशनल वैसे ही होती है, हम वैसे ही बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वैसे ही मतलब कोई बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाते हम क्लास में, है ना। लेकिन उसकी जो टेस्टिंग है, जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो उससे हमको बच्चे का एनालिसिस पता चलता है कि यार बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उसके टेस्टिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, अगर मेरे को टाइम मिलता है मैं उसको देखता हूँ थोड़ा, है ना, फ्री टाइम में उसको देख के, तो उससे बच्चे का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है। Excellent. Excellent. I think it is important that in the age of AI,
स्पेशली द जनरेशन जो आज पढ़ रही है, दे आर एआई फर्स्ट जनरेशन बाय डिफॉल्ट। जब वो मार्केट में आएंगे 2025 में या 30 में, बाय डिफॉल्ट हर चीज ही एआई से ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुकी है और बेटर हो चुकी है। तो अगर आप उनको ये बोलोगे कि तू बैठ के सिर्फ 70-80 घंटे चीजें रट, जबकि एक बुक आज 1 सेकंड में शायद आप डाउनलोड भी कर सकते हो और सीख सकते हो, तो दैट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव। जी बिल्कुल एग्री। ओके ओके, सो सर हमारी पर्सनल स्टोरी के बारे में आते हैं। कहाँ मिले, कैसे मिले, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे आप पढ़ाते हो आईआईटी टाइप के बच्चों, और मेरा वैसा बिल्कुल भी वेंट ऑफ माइंड नहीं है। मैंने ट्राई किया था बट मिजरेबली फेल्ड इन 2005। बट we do have one commonality, which is the love of endurance sport, which is the love of Ironman और अल्ट्रा फिटनेस। तो आप और हम मिले जी ऑल द वे एस्टोनिया जाके अगस्त 2022 में, लास्ट 1.5 साल पहले हम मिले। तो आपको वो याद है स्टोरी कहाँ से बिल्कुल, हम मिले मुझे थे अच्छे और से याद है क्या? कि हम एस्टोनिया गए। तो पहले तो जब हम एस्टोनिया में गए तो हमने देखा है यहाँ कोई इंडियन मिल जाए हमें, है ना, किससे क्यों बात गए थे करें। आप एस्टोनिया, और हाँ हम क्या कर जी, रहे थे वहां पे? तो हम लोग एस्टोनिया आयरनमैन इवेंट को करने गए थे। तो उसमें आयरनमैन इवेंट में जब, क्योंकि वहाँ लेक में स्विमिंग होती है और हम यहाँ स्विमिंग जो राजस्थान में करते हैं कोटा में, वो हम पूल में करते हैं, तो थोड़ा एक हैबिट नहीं है। तो हम लोग लेक में स्विमिंग करने के लिए गए, तो वहाँ देखा कि आप और आपके साथ कुछ 2-3 फ्रेंड्स भी और थे, तो आप लोग स्विमिंग कर रहे थे। तो पहला तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ इंडियन दिखे वहाँ पे एस्टोनिया में, तो आप अच्छा लगा, ये लोग भी आयरन मैन कर रहे हैं साथ में। और उसके बाद हमें पता चला कि यार वो सॉल्ट के कैप्सूल हमको लेने हैं। तो शाम को हम वहाँ, आपने देखा होगा वो तलनीन जो जगह है वहाँ पे, तो बिल्कुल पब्लिक तो है ही नहीं वहाँ पे, पूरे हाँ पूरे मॉल में ही एक बंदा था वहाँ। तो पहले तो मॉल, मतलब जब हम सॉल्ट लेने गए ना, तो हम गूगल में नीचे देख रहे थे कि शॉप किधर है, तो गूगल दिखा रहा था कि आप शॉप से 3 मीटर दूर खड़े हैं। तो चारों ओर देखा तो कोई था ही नहीं। फिर वो पीछे बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और उसका गेट को पुश किया, पता चला ये मॉल है, पूरा मॉल के टॉप फ्लोर पे वो था मेडिकल की शॉप। तो वहाँ उन्होंने बताया कि सॉल्ट यहाँ पे सेल नहीं होता है एस्टोनिया में। तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि यार आपके पास सॉल्ट के कैप्सूल है क्या। तो फिर मैं आपके होटल आया, मैं और मेरी वाइफ आपके होटल आए, और वो कैप्सूल सॉल्ट के, क्योंकि आयरनमैन इवेंट में सॉल्ट जरूरी होता है, हर 1-1.5 घंटे में एक सॉल्ट कैप्सूल लो तो बॉडी अच्छे से काम करती है। तो वो अगर वो सॉल्ट कैप्सूल आप नहीं देते ना हमें, तो वो पूरे आयरनमैन में स्ट्रेस रहता पूरा कि यार मतलब ये कैसे। फिर आपके जो कैप्सूल मिले हमें, तो उससे वो हमने उसको यूज भी किया। तो उसके बाद मेरी और मेरी वाइफ दोनों ने, हमने 15 घंटे 50 मिनट में शायद कुछ उसमें इवेंट पूरा किया। और वी आर द सेकंड आयरनमैन कपल ऑफ इंडिया, मैं और मेरी वाइफ। हाँ फर्स्ट, हाँ फास्टेस्ट हैं हम, लेकिन सेकंड आयरनमैन कपल ऑफ इंडिया हैं। हाँ तो आपका थैंक यू, थैंक्स, मतलब अरे सर, आप बहुत अच्छे, वो मतलब होता है ना जिसका जहाँ पे मिलना लिखा होता है। और इनफैक्ट मैं इसी स्टोरी पे कपल ऑफ चीजें ऑडियंस फॉर द अनइनिशिएटेड बताना चाहूंगा कि आयरनमैन क्या होता है। आयरनमैन एक वर्ल्ड का टफेस्ट इंड्योरेंस इवेंट है, सिंगल डे स्पोर्टिंग इवेंट बोलते हैं, जो टफेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और उसमें आपको 226 किलोमीटर की रेस करनी होती है, जिसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग होती है समुंदर में, उसको आपको 2 घंटे 20 मिनट के अंदर फिनिश करना है। फिर आप निकलिए, ट्रांजिशन में आइए, चेंज कीजिए और अपने साइकिल में बैठ जाइए, और साइकिल में 180 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी है। और फिर वापस आइए 180 किलोमीटर, और मन नहीं भरा तो फिर चेंज करके, और उसके बाद आप फुल मैराथन भागेंगे। और फुल मैराथन मतलब बाय द वे ऑडियंस के लिए एक और चीज है, मैराथन मतलब सिर्फ 42.2 किलोमीटर होता है। 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन होता है, और 10K मैराथन नहीं होता, 10K एक 10 किलोमीटर ही रन ही होता है। तो ये टोटल मिला के जो 226 किलोमीटर स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वर्ल्ड का टफेस्ट सिंगल डे एंड्योरेंस इवेंट है। और MS चौहान सर और मीना मैडम इंडिया के सेकंड आयरनमैन कपल में से हैं, और आई थिंक फर्स्ट राजस्थान के पहले कपल हैं, नॉर्थ इंडिया के पहले कपल हैं। और वो रेस जो हम एस्टोनिया में जो मिले, तो मैं भी गया था उस फुल आयरनमैन की रेस के लिए, और वहां पे हम मिले और इतना अच्छा लगा आपसे। मैं सीरियसली आपको और मैम को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, इतने वार्म कपल है। दुनिया में आप दूर जाइए तो पहले तो आप अपने इंडियंस ढूंढते हैं, फिर इंडियन खाना भी ढूंढते हो, और इनफैक्ट आप यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि बाहर जाके इंडियंस इतने वो अफेक्शनेट और वो सब इतने नहीं होते हैं, अपने अपने में हर कोई बिजी होता है।
बट जब हम मिले और फिर वो रेस जब आप साथ में करो, साथ में जब पेन इंड्योर करो, तो वो आई थिंक एक अलग लेवल की कमराडरी बिल्ड करती है आपकी। मुझे अभी भी सीन याद है आपका, आप जब रनिंग करते हुए वो जहाँ पे बैग कलेक्शन था ना रनिंग, आप डाउन हिल में काफी स्पीड में आ रहे थे तो मैं तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कि हमें निशांत बहुत एनर्जी बची है अभी वो आई थिंक वो मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और मैंने वो वाला आयरनमैन में 3 hours 59 minutes में फुल मैराथन किया था फुल मैराथन उस दौड़ी रेस में। आपकी स्पीड रनिंग की बहुत अच्छी थी उस समय तो अब तो खैर वो टाइम निकल गया अभी थोड़ी चोट वोट लगी हुई है तो नहीं चल रहा, बट आई थिंक अमेजिंग स्टोरी। एंड वो जो सॉल्ट की जो जिस सर बात कर रहे हैं, वो सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी 1 या 2 घंटे से ज्यादा करते हैं, स्पेशली इंड्योरेंस स्पोर्ट, तो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम लेवल ड्रॉप होते जाते हैं। और जब 15-16 घंटे जैसे सर ने और मैम ने 15 hours 50 minutes में जो रेस की थी, उस रेस को आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते विदाउट द राइट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में आता है कार्ब्स, उसके अंदर आते हैं सॉल्ट्स, उसके अंदर आते हैं हाइड्रेशन मिक्स और ये सारी चीजें। और आई थिंक वो सर की इंडिया में रह गई थी, और somehow मी एंड कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स, संतोष, नवेंदु हमारे साथ थे, हमारी फैमिलीज भी थी, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा था, तो दैट्स व्हाई वी कुड स्पेयर। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपको कुछ आपकी कहीं ½ % हेल्प कर पाए। नहीं डेफिनेटली, बट मुझे ये जरूर पता है कि विद या विदाउट सॉल्ट आप जैसा माइंडसेट जिसने बनाया है वो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इट डज नॉट मैटर कि वो सॉल्ट उस दिन था या नहीं था, वी वर जस्ट अ कैरियर फॉर द जर्नी along with you, उसमें मैं and निशांत, that's why probably you'll always remember this also, so I'm feeling great। नहीं थैंक यू, वो हम उसके लिए बहुत बार आपको दुआ देते हैं उसकी अरे सर थैंक यू, वो लगती रहती है, जी थैंक जी यू। इनफैक्ट अगला जो सवाल मेरा ये है आपसे कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, यू आर टीचिंग सो मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप 75 हार्ड डेज चैलेंज कर रहे हो, इसमें आज एज ऑफ टुडे आप 56 डेज कंप्लीट कर चुके हो, एंड आई थिंक बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट कम्स आउट यू वुड हैव कंप्लीटेड द 75 days harsh challenge, which is a self challenge also, but also an inspiration for your students। जी। But at the same time you are also training for a new Ironman race, so what is that race है और ये कब होने वाली है, और आपकी प्रिपरेशन और मैम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी जो नई रेस है वो है 3 दिसंबर 2023, यानी मतलब अभी बस इसी नेक्स्ट मंथ में है, आज से करेक्ट, एग्जैक्टली 30 days टू गो। 30 डेज है। ये रेस है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, फुल आयरन मैन है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से 250 किलोमीटर दूर एक जगह है बसल्टन, उनका एक छोटा कोस्टल टाउन है, वहाँ पे ये रेस है। और क्योंकि मतलब यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया है, तो हमने प्लान ये किया कि हर बार क्या यूरोप में जो करते हैं ना, यूरोप में करते हैं तो यहाँ होती है समर्स होते हैं, गर्मी होती है बहुत तेज, और राजस्थान में तो मई 47-48 में साइकिलिंग करनी पड़ती है। तो हमने सोचा कि यार ऑस्ट्रेलिया में इस बार थोड़ा विंटर में करके जाते हैं, तो उसका ना बेनिफिट मिल रहा है। अभी जैसे आज सुबह ही मैंने अभी 2 किलोमीटर साइकिल चलाई है और 50 किलोमीटर चलाई है, और शाम को 3 किलोमीटर स्विमिंग भी है शाम को। अभी इस पॉडकास्ट के जस्ट बाद स्विमिंग पे जाना है। तो वो क्या है कि विंटर में बॉडी रिकवर बहुत फास्ट कर रही है, तो मतलब काफी उसमें मतलब उस वेदर को देखते हुए हमने प्लान किया। और ऑस्ट्रेलिया मेरा आयरनमैन की स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है, मतलब 2018 तक तो हम मैराथन दौड़े दोनों, फिर हाँ वहाँ एम्स्टर्डम में स्विमिंग पूल में एक बंदा मिला हमको, तो वो बंदे को हमने पूछा कि मतलब वो बड़ा फास्ट स्विमिंग कर रहा था, तो हमने पूछा कि आप मैराथन दौड़ना है, तो बोला नहीं मैं आयरनमैन की तैयारी कर रहा हूँ। तो हमने उसको पूछा आयरनमैन क्या होता है, तब उसने बताया कि आयरनमैन 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और फिर 42 किलोमीटर रनिंग। तो हमने कहा ये 3 दिन में करना होता है ना, एक दिन 3 तो उसने बोला नहीं एक ही दिन में करना है सब। तो यार फिर वो पता चला टफेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, तो फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, तो फिर हमने 2018 में नवंबर हो गया तो हमने डिसाइड किया कि हमको आयरनमैन करना है। तो कहाँ जाना है ये पता नहीं, तो आयरनमैन की वेबसाइट पे गए और सबसे अच्छा वीडियो दिखा फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, उसका वीडियो बहुत अच्छा था, एकदम स्पेक्टेटर था पूरा। तो मैंने कहा यार ये बहुत शानदार है, तो वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन किया। फिर हमने ऑनलाइन एक ट्रेनर से, डियोगो करके पोर्तुगल के ट्रेनर है, उससे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने कहा यार टाइम बहुत कम है, अभी तो दिसंबर आ ही गया है और आपका मई में तो रेस है 5 महीने में। तो मैंने कहा हम पूरे सिंसियर स्टूडेंट है, बेस्ट एफर्ट करेंगे, आप तैयारी करवाओ। तो उन्होंने तैयारी करवाई पूरी। अब हमें बाद में पता चला कि वो जो फ्रैंकफर्ट में रेस होती है उसका कट ऑफ 15 घंटे है,
क्योंकि बहुत सारे आयरनमैन में 16 और 17 घंटे होता है। फिर Correct. दूसरी बात वहां पता चला कि वहां फ्रैंकफर्ट के बाहर एलिवेशन बहुत ज्यादा है, पहाड़ हैं बड़े बड़े, और यहाँ कोटा में तो हम फ्लैट रोड पे साइकिल चलाए। और वहां हम रेस में गए तो स्विमिंग तो हमने अच्छे से कर ली, फिर वो साइकिलिंग के लिए वो हार्ड ब्रेकिंग हिल्स और ऐसे हिल के नाम है वहां पे, और तो 2000 मीटर का एलिवेशन था। तो पहला राउंड तो हो गया, दूसरे राउंड में साइकिलिंग मेरी वाइफ गिर गई तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। और Oh. उस दिन यूरोप में ये है 2019 की बात, जून 2019 यूरोप में उस दिन हीट वेव चली थी। तो उस दिन टेम्परेचर हो गया था फ्रैंकफर्ट का 38 डिग्री, Oh और my God. करीबन 4000 पार्टिसिपेंट थे। तो जब मैं 100 किलोमीटर किया तो बिल्कुल बॉडी डिहाइड्रेट होनी स्टार्ट हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने साइकिलिंग का कट ऑफ क्लियर किया 10 मिनट पहले, मतलब 9 घंटे 50 मिनट में साइकिलिंग स्विमिंग कंप्लीट की। अब बचे मेरे पास 5 घंटे और 10 मिनट। तो मैंने घड़ी में देखा, मैंने कहा ठीक है 5 घंटे 10 मिनट की मैंने वॉच रेस की लगाई, और मैंने रेस करना स्टार्ट किया रनिंग। धीरे धीरे मैं रनिंग करता रहा, रनिंग करके मैंने उसको 5-10 में कंप्लीट कर लिया, मतलब जस्ट फ्यू सेकंड पहले मैं क्रॉस कर गया वहां से। क्रॉस करके उन्होंने मेडल वगैरह पहनाया, लेकिन मैं क्रॉस करते ही नीचे गिर गया वहां पे। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाइए। मैंने कहा आप खड़े नहीं हो सकते, 100% एनर्जी दे चुके हैं अब तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा मैंने कर ली है ना, मैंने कर ली। फिर मैं वहां से हाइड्रेशन वगैरह लिया और फिर मैं चला गया होटल हम दोनों। तो मुझे लगा मेरी वाइफ नहीं किया, चलो मैंने कर लिया ऐसे। मैंने घर पे बच्चों से वादा किया था कि पूरा करके आऊंगा। बाद में मुझे मैसेज आता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए 2 मिनट से। Oh. तो मुझे समझ में नहीं आया डिस्क्वालीफाई कैसे हो गए, मैंने तो क्रॉस कर लिया था। तो फिर पता चला कि मुझे वो भी पता नहीं था कि वो स्टार्ट टाइम वो वहां से होता है, जो गन टाइम से नहीं, आपके चिप से स्टार्ट होता है। तो वो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया उसमें। तो उस दिन 2 मिनट से उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया 2019 में। और लेकिन उस दिन हीट वेव थी तो बहुत 50% ऑफ पीपल हीट की वजह से हो गए। लेकिन मुझे 1% भी दुख नहीं था कि मैं नहीं कर पाया। मुझे ये था कि यार मैंने एफर्ट बेस्ट किए। अब यही चीज मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि यार अपने बेस्ट एफर्ट करो, फिर जो रिजल्ट मिल जाए ईश्वर को धन्यवाद करो, लोगों को धन्यवाद करो और आगे बढ़ जाओ। फिर हमने वापस आके तैयारी स्टार्ट की। फिर पता चला कि नहीं यार इस बार 17 घंटे में जाना है। तो हमने रजिस्ट्रेशन किया ऑस्ट्रेलिया पोर्ट मैक्रीन का। 2020 1 मई का इवेंट था। तो फिर तैयारी स्टार्ट की, पूरी तैयारी की, सब टिकट विकेट होटल वोटल सब बुक कर लिए। और मार्च में आ गया कोरोना, कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो अच्छा, मैं कोविड में होपफुल था कि यार 1-2 महीने में चला जाएगा कोविड। तो फिर पता चला कोविड तो गया नहीं। तो हमारा वो इवेंट 2020 का कैंसिल हो गया और हमारी पूरी तैयारी बेकार हो गई। मैंने वापस रजिस्ट्रेशन किया 2021 न्यूजीलैंड के अंदर। मैंने लगता है ऑस्ट्रेलिया सामने लक अच्छा नहीं है, चेंज करते हैं। तो 2021 में फिर मैंने साइकिलिंग की इंडोर पूरा ट्रेनर के साथ। स्विमिंग हमने घर पे कैसे की, हमारे एक बालकनी है उसमें 6 फीट का बाथ का टब लगाया हमने, है ना, और टब और उसमें एक हुक बांध लिया ऊपर दीवार से, और वो स्टैंडिंग स्विमिंग करते थे, मतलब सिटिंग लेट के बस वहीं पे। वो पूरी हमने प्रैक्टिस की। फिर 2021 में अगेन न्यूजीलैंड ने आने नहीं दिया, फिर कोविड कंटिन्यू था। तो हमें लगा कि यार नहीं, इश्यूज था एंड अलाउड नहीं था। हाँ, न्यूजीलैंड तो शायद सबसे लास्ट में ओपन हुआ। तो हमारी 2 तैयारी कोविड के वजह से बेकार हो गई। फिर हमने फिर से तैयारी की ऑस्ट्रेलिया की 2022 में। तो 22 में मई में था, तो अप्रैल मार्च में ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ। तो ओपन होते ही हम कोविड जैसे ओपन ही हुआ था, हम गए ऑस्ट्रेलिया चले गए। हमने क्या किया, पूरी साइकिलिंग इंडोर ट्रेनिंग की। ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि वो उनकी पोर्ट मैक्रीन के बाहर जो साइकिलिंग होती है वो ओशियन साइड में होती है और अप एंड डाउन है, और वो क्रॉस विंड चलती है। तो वहाँ हाँ लेक तो स्विमिंग रिवर में थी तो बहुत अच्छे से होगी स्विमिंग तो। लेकिन जब साइकिलिंग स्टार्ट की ना, तो हमारे मतलब 100-125 किलोमीटर के बाद ये हालत हुई कि मतलब आगे बढ़ी नहीं, और मेरे को सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। मैंने क्या किया, रेस वाले दिन वहां पे वो जेल जो कंपनी के मिलते हैं उनके स्पॉन्सर लोगों के, मैंने वो 2-3 जेल खा लिए वो मॉर्टेन। हाँ, तो उसमें लिखा भी था कि आपको रेस डे ट्राई नहीं करना है, लेकिन वो मैंने कहीं पढ़ा भी था रेस डे हीरो नहीं बनना है कभी। तो वो खाया तो उससे इतनी एसिडिटी हुई मेरे को कि मैं 154-155 किलोमीटर पे डिस्क्वालीफाई हो गया वो साइकिलिंग का। तो मतलब मैं 3 बार हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर हमने रास्ते में सोचा ऑस्ट्रेलिया से आते वक्त कि यार अब जाना कहाँ है। तो हमने तुरंत वापस देखा कहाँ पे अवेलेबल है, तो उस समय एस्टोनिया ओपन था। तो फिर एस्टोनिया में मैं आपसे मिला और फिर वहां हमने रेस को किया। मतलब उसको करने में मुझे 4 साल लगे। 19 में स्टार्ट किया और 22 में कंप्लीट कर पाया उसको। बट सर इतनी अमेजिंग गूज बम्स वाली स्टोरी है। व्हाई? बिकॉज
लाइफ में लोग एक बार कुछ एफर्ट करने के बाद या एक साल या एक महीना या एक दिन एफर्ट करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता तो सोचते हैं कि बस अब दुनिया खत्म है। अनफॉर्चुनेटली आज के यंगस्टर्स भी ऐसे ही सोचते हैं कि एक बार मैं फेल हो गया तो दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, या मतलब पीपल गिव अप क्वाइट क्विकली। एंड आपकी जो स्टोरी है 2020 से स्टार्ट होके 2019 इनफैक्ट, और इनफैक्ट 2018 से और चली रही है, इतने साल भी 4 रेसेस में आने के बाद या 4 एग्जाम्स ऑफ लाइफ में ना होने के बाद जब आपने किया, इंस्पिरेशनल। आई मीन दिस इज रियल लाइफ इंस्पिरेशन एंड आई थिंक दिस नीड्स टू ब्लो अप बिकॉज इवन इन आयरनमैन और मैराथन्स आई मीट सो मेनी पीपल कि हर कोई हर रेस में पीबी करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये भी रेस में मैं ये पर्सनल बेस्ट की बात चलती रहती है, या फिर होड़ लगी रहती है कि हर हफ्ते मेडल लेते जाओ। बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट ना। लाइफ इज नॉट अबाउट कि हर एग्जाम में टॉप ही करना है। जरूरी है ऑफकोर्स, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू ट्राई एंड फेल देन नॉट टू ट्राई एट ऑल। वो यंग जनरेशन को अब सीखना होगा कि भाई, मैंने आपको तो बोला था ना कि जब कभी भी आदमी की जो पहचान, या जो मैं यहाँ यंग बच्चों को देखता हूँ उनकी पहचान कैसे होती है, जो हार जाता है ना, हारने पे जो मुस्कुराता है और फिर गिर के फिर खड़ा हो जाता है, वो सक्सेसफुल है। यहाँ में बहुत सारे बच्चे थे तो AR 1 2 3 रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे हजारों एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो नॉन IITian है, आज बड़े बड़े यूनिकॉर्न तक कंपनियां चला रहे हैं, वो है ना, बहुत सक्सेसफुल है। वो उनका जो माइंड सेट होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मैं सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो बड़े मुस्कुरा के मिलते हैं, सर हुआ नहीं, कोई बात नहीं सर, जो हुआ अच्छा है, ट्राई करेंगे, वो सक्सेसफुल होता है। जबकि दूसरे सेट के बच्चे कैसे होते हैं, 1000 रैंक आई है फिर भी सोचते रहते हैं यार वो ब्रांच नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रहा है। जो जीवन में मिल रहा है ना, बहुत लोगों को मिलता नहीं है वो जो हमको मिला है। तो इसलिए मतलब मेरे फादर बस कंडक्टर थे, मतलब है ना, बस कंडक्टर है, हाँ, उन्होंने हमको इतना, और मदर मेरी अनपढ़ है, वो मतलब कुछ पढ़ नहीं सकती, लेकिन उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना लाइफ में, मतलब मैं उनसे 5 मिनट आप उससे बात करोगे तो आपको लगेगा यार दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर तो यही है। उनको किसी चीज का डर नहीं लगता है और उनको हर चीज अच्छी लगती है। तो मैंने तो उन्हीं से मैंने सीखा कि यार मतलब जो मिल जाए ना, स्पेशली जब आप हारने लगो, वो मुस्कुराहट इंपॉर्टेंट है कि यार मैं हार गया फिर आप मन में स्ट्रांग हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, और इस बार ताकत पिछले बार से ज्यादा लगानी है। करेक्ट। वो आपको माइंड इस तरीके से मेकअप करना है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है लाइफ में, जितनी बार आप गिरो और उठो उसके बाद, तो आप एक्चुअली यू कम बैक मच स्ट्रॉन्गर, बिकॉज अब आपके पास एक्सपीरियंस है। पहले आपके पास जोश था, अब आपके पास एक्सपीरियंस प्लस जोश है, और प्रोबेबली आप ट्राई करते जाओगे ना। होता क्या है कि प्री ग्रेजुएशन या फिर 10th-12th के वक्त, इवन लेटर इन लाइफ, लोग सोचते हैं कि यही बी ऑल एंड ऑल है, अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। बट लाइफ तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, और हर मोड़, हर चीज, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी, ऐसे आते जाते हैं मोड़ लाइफ में कि आपको हमेशा वो एटीट्यूड रखना है। एंड दैट एटीट्यूड बिल्डिंग या माइंडसेट फॉर्टिट्यूड बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटकम इटसेल्फ इन वन डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। बस वो माइंडसेट को पॉजिटिव, वो बोलते हैं ना माइंडसेट पॉजिटिव का पहचान जैसे होता है ना, भाई मैं बहुत ईमानदार, मैं बच्चों को बोलता हूँ तुम अभी आने वाले टाइम में तुमको ईमानदार रहना है ना, मतलब जो ब्लैक मनी है वो आपको मतलब शांति नहीं देगी, आप परेशान हो जाओगे। तो बस कितने रहेंगे, तो सारे बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। मैं अभी हाथ ऊपर करने से नहीं होगा जब आप पोजीशन में आओगे, उस लेवल पे आओगे, तो उस समय आपकी पहचान होगी। तो आपको कैसा जीवन जीना है वो आपको पॉजिटिव, दिमाग को पॉजिटिव रखना है। और ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मैं पहली बार कर लेता ना आयरनमैन, शायद मैं दूसरा करता भी नहीं कभी, ठीक है ना, हाँ हो सकता नहीं करता। तो उससे अभी क्या, बहुत सारे मतलब लाइफ के जो है ना एवेन्यू जो ओपन हुए हैं ना, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, वो उस फेलियर से ही सीखी मैंने। अगर मैं फेल नहीं होता तो जस्ट एक नॉर्मल इवेंट हो जाता वो। Absolutely. Okay, sir, we are reaching towards the end of our discussion, and एक दो सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो बच्चे आज के टाइम में तैयारियां कर रहे हैं IIT की, IIM की, NDA की, CDS की, अग्निवीर, SSB, बहुत सारे एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अबाउट प्रिपरेशन, लाइफ and the challenges ahead that they might face in life? बच्चों को, जैसे आपने बोला ना, बच्चों को पहला मैसेज यही है कि भाई आपका जो एम है ना, उसके लिए मतलब पेशेंसली काम तो करना ही है, आपने को मेहनत तो करनी है, वो तो फर्स्ट
चीज है, मतलब मिनिमम नेसेसिटी है वो मेहनत, तो आपको हार्ड वर्क तो है ना, साथ ही साथ 1 घंटा जो मैंने बोला वो स्पोर्ट्स के लिए, जो भी आपका दिल करे, आप गार्डन में या किसी ग्राउंड में, या आपको 1 घंटा जरूर जाना है। वो आपके उस एग्जाम, देखो मैं आपको बोल दूंगा IIT इजी, IIM इजी है, या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब टफ है ना, करना तो है ही हमें। तो अब जब अपन करेंगे उस प्रोसेस को, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब चैलेंजेस आएंगे, तो उसको चैलेंजेस को मैनेज करना है ना। तो मैनेज कैसे किया जाता है, हम अपने माइंड को ट्रेन करें, बॉडी को ट्रेन करें, उसको ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड में जाना है, रोज 1 घंटे ग्राउंड में जाना है। बस आप 1 घंटे ग्राउंड में लिया ना, वो मैंने मतलब मैं बचपन से फील करता हूँ, जब ग्राउंड में जाता है ना, ऐसा लगता है कि यार पूरा जो ये ब्रह्मांड है ना, ये हमारी नेगेटिव एनर्जी खींच रहा है अपनी तरफ, है ना, हमारे अंदर से सारा बाहर जा रहा है, वो फीलिंग आती है मेरे को जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ। Wow, excellent, sir. Sir, thank you so much for taking out your valuable time through your Ironman training, 75 hard challenge, running academy, building the future of the nation. I'm so indebted to share this thought with our audience. Thank you so much. Any last thoughts that you would like to share? बच्चों के अलावा जो वर्किंग लोग हैं, स्पेशली मैं चाहूंगा कि घर में आप अगर आप मैरिड हैं तो आप, आपकी वाइफ, दोनों किसी न किसी इवेंट में पार्टिसिपेट जरूर करें। आप एटलीस्ट 5 किलोमीटर के रन में पार्टिसिपेट करें। एक रन में पार्टिसिपेट किया तो फिर सेकंड रन के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फिर आप डेफिनेटली करेंगे। फैमिली के साथ करें तो काफ़ी पॉजिटिव चेंज रहेंगे आपकी लाइफ के अंदर। जी, Sure, sir. Thank you. With that note, we'll call this episode an end. Thank you so much once again, MS Chauhan sir. It has been an honor and pleasure to have you on the show. I wish Vibrant Academy, all the students under your tutelage, all the very best for the future. And to the viewers of our podcast, if you found this valuable, please subscribe to our channel, Trifantry, and we will see you the next time. Continue to train, endure, conquer in your lives. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।